ये किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है ना, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे पहले तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को पता होगा, W=F/S cos थीटा। ठीक है, ये समझिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु इस तरह से रखा हुआ हो, ठीक है, कोई वस्तु इस तरह से कोई खींच रहा हो, है ना, कोई इंसान खींच रहा हो, ठीक है, कोई वस्तु को खींच रहा हो, तो इसके बीच में लगने वाला कोण थीटा होगा। ये जो डायरेक्शन में जा रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है, इस ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और कोण कैसा बना, थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ पे निर्भर नहीं करता, किस बात पर निर्भर नहीं करता, ये तो जो है देखिएगा यहाँ पे कार्य किस पर नहीं निर्भर करता है, तो फोर्स पे निर्भर करता ही करता है। ठीक है, विस्थापन पर निर्भर करता ही करता है ना। तो किस पर निर्भर नहीं करता है यहाँ पे, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर क्या निर्भर नहीं करता है। इवन यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा पर भी निर्भर करता है, कब, जब तक ये थीटा 90 डिग्री का नहीं हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री का हो जाए तब भले वहाँ पे क्या होगा, ऐसे में क्या हो जाता है, कार्य शून्य हो जाता है ना, तब यहाँ निर्भर नहीं करता। बट अगर 90 से अगर इस कंडीशन में जा रहा हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो तो वहाँ पे आपका कार्य थीटा पर निर्भर जो है तब करेगा, कंडीशन तब जीरो होगा, तब कार्य शून्य होगा जब 90 डिग्री होगा, अदरवाइज निर्भर तब भी करता है। तो किस पर नहीं करता है, इसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल है, देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए यहीं पे आप समझ सकते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया तो दूसरा में आप क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी मैंने बताया करता है। एक कंडीशन होगा सिर्फ, ये 90 नहीं होना चाहिए, है ना। जब 90 हो गया तो शून्य हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर फोर्स शून्य हो गया तो भी कार्य शून्य हो जाएगा, एस शून्य हो गया तब भी कार्य शून्य हो जाएगा। कंडीशन इसमें आपको पता होना चाहिए। ये तीन बात ध्यान रखिए, किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, तो तीन बात पे निर्भर करता है, और एक जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। पहला का आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर क्या निर्भर नहीं करता। दूसरा वस्तु किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बल, विस्थापन, और बल और विस्थापन के बीच पे कोण। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि W यानी कि कार्य बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा कब, जब यहाँ पे थीटा कब होगा, जब वहाँ पे एंगल बनेगा। थीटा कब, जब एंगल बनेगा, तब यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करेंगे। F मीन्स क्या, फोर्स, फोर्स मतलब बल। S मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि विस्थापन, है ना, विस्थापन। और Q मीन्स एंगल, कोण बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच के कोण। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। ठीक है, एक पवन चक्की जो है, ठीक है, पवन चक्की से, अगर पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ठीक, तो क्या कुएं से पानी निकाल रही है पवन चक्की, और कुएं से पानी निकाल रही है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, एंगल 90 डिग्री का नहीं यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंगल क्या 90 डिग्री का बन नहीं रहा है। जब तक कि एंगल 90 डिग्री का नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, अर्थात कार्य नहीं होगा। तो पवन जो है चक्की कुएं से पानी निकाल रही, कोई अगर महिला की बात करें, आप चक्की कुआं से पानी निकाल रही है, या कोई व्यक्ति पानी कुएं से निकाल रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, हल्का वो क्या होगा, बेंड होगा ना, वो क्या होगा, बेंड होकर निकालेगा, है ना। तो कहने के बाद वहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो गधा तो ठीक है, गधा थोड़ी वो तो एक डायरेक्शन में सीधे से जाएगा, और फोर्स उसके पीठ पर लग रहा है इसे, है ना, फोर्स इस लग रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री का कोण बन गया, मीन्स कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई कार्य नहीं होता है। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो एक गधा, अगर जो भी काम में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पे नहीं होगा। सुमन एक पुल में तैर रही है, तो तैर भी रहेगी, कैसे कैसे भी तैरेगी, डायरेक्शन उसका किधर भी जा सकता है, कोण कैसे भी बन सकता है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, वो भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वहाँ भी सीधा नहीं है, एक समान रेखा में जा रही है और उस पर कोई बल लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल क्या है कि कार्य अर्थात वर्क
कब शून्य हो जाता है, अर्थात W बराबर 0 कब होगा, जब क्या होगा, फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब फोर्स क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। या कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा, शून्य कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। कंडीशन ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये कब होगा 0, ठीक है, ये कब होगा 0, Fs कॉस थीटा। ये कब 0 होगा, जब ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए, तो ये तीनों कंडीशन पे ही क्या होगा, ये 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है। पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पैमाना उसका वजन क्या होगा, अधिक होगा। जब कोई लिफ्ट में, ठीक है, कोई लिफ्ट में क्या है, कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तेजी से जा रहा है, जा भी रहा है तो कैसे, तेजी से। यहाँ पे वर्ड देखिएगा, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, तेजी से। अगर ये तेजी से जा रहा होगा तो वजन तो दिखाएगा, अधिक दिखाएगा। लेकिन जब एक समान होगा ना, क्या देखिएगा, जब एक समान वेग से चाहे ऊपर जाता या नीचे आता तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिख दिया क्या, तेजी से जा रहा है, तो क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नीचे अगर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में लिफ्ट के नियम के बारे में हम आप लोगों के साथ जिक्र करते हैं। जैसे लिफ्ट का नियम, यदि व्यक्ति लिफ्ट में हो तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा। एक समान वेग से, ठीक है, एक समान वेग से ऊपर जाएगा या नीचे, एक समान वेग से जाएगा ऊपर या नीचे तो भार में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा मैंने भी बताया। त्वरण, अगर तेजी से, तेजी का मतलब क्या, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा। अगर त्वरण या तेजी से नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तेजी से तो क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे आएगा तो क्या, घटेगा। कब, कंडीशन जब तेजी वाला ऐड हो तो। एक लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, सपोज कि वो टूट गया तो क्या होगा, उसके भार में, उस व्यक्ति के भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है ना। शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या मांसपेशी ऊर्जा। आकार, किसका, शरीर का आकार में बदलाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति इतना मोटा है, ठीक है, अब वो व्यक्ति कितना मोटा हो गया है, इतना मोटा हो गया है, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो है ना, ये इसकी जो है ऊपर से यहाँ पे फैल गया, वो क्या हो गया, वो व्यक्ति फैल गया है। ठीक है, तो एक तो क्या हुआ है, फैलने की वजह से उसमें इलास्टिसिटी, इसको कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी हो गया, ये फैल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो गया, प्रत्यास्थ हो गया, मीन्स कि फैल गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, ये कब होगा, कंडीशन में, ठीक है, जब कोई वस्तु ना डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, जब वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है, कोई वस्तु अगर वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी तब क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अगर इलास्टिक की तरह फैल जाए, सिकुड़ जाए, तब वो कहलाएगा क्या, प्रत्यास्था ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का बारे में यहाँ समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि यांत्रिक ऊर्जा, तो कुल काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें भी काइनेटिक ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें तो गति के कारण होता है। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ, इसकी स्थितिज में बदलाव हो, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई है ना, कोई वस्तु अगर यहाँ पे ऊंचाई पर रखा हो, इस ऊंचाई पर रखा हुआ है, अब इसको इस ऊंचाई पर रख दिया गया या इस ऊंचाई पर रख दिया गया, तो ये क्या है, इस स्थिति में, ठीक है, इसकी स्थिति क्या हो रही है, स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है, तो उसमें क्या होगा, इसके स्थिति में बदलाव के कारण वहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैंने प्रत्यास्था ऊर्जा के बारे में मैंने मेंशन भी किया परिभाषा के रूप में, क्या कि प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा ये है क्या। ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति फैल जाए या सिकुड़ जाए, ठीक है, या किसी वस्तु में क्या हो, इलास्टिसिटी हो या फैल जाए, सिकुड़ जाए, यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है भाई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या ये? जब कोई वस्तु नीचे की ओर बल लगाएगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोई लड़का, है ना, यहाँ पे क्या, कोई लड़का, यहाँ पे कह लीजिए कोई लड़का हाथ में बॉल लेकर खड़ा है, कंडीशन। दूसरा कि कोई व्यक्ति हाथ में हथौड़ा लेकर खड़ा है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। 1 नंबर का सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv² इसका हो जाएगा और इसका mgh हो जाएगा। ठीक है, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h मतलब हाइट, जिस ऊंचाई पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आइए वेव के बारे में जानते हैं। एक तो वेव जाएगा आपका सीधी रेखा में और एक जाएगा आपका इस तरह से। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा कौन? जब सीधी रेखा में जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं पूछ लूँ कि ठीक है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या हो जाएगा? साउंड हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम है दाब तरंग, इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक तरंग, इसी का दूसरा नाम है प्रत्यास्थ तरंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग का और भी जानिए नाम क्या क्या होता है? दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें अपने समझ गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या सवाल है। अच्छा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इनमें से कौन है? आपको साउंड दे देगा, लाइट दे देगा, इस तरह से 2-3-4 ऑप्शन आपको देंगे। अब आपको वहाँ पे क्या करना, वो आपको खुद ही एलिमिनेट करना हो। वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका साउंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका साउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स तरंग। ठीक है, इस तरह से वो ट्रांसवर्स तरंग जाती है, कौन कौन होती है? पहले बात कि ट्रांसवर्स जो होता है कौन कौन होता है। लाइट हो गया पहला, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो लाइट इसमें पूछ दिया जाता है, जिसमें आपको परावैंगनिक किरण की बात करें, दृश्य विकिरण की बात करें, एक्स किरण की बात करें, गामा विकिरण की बात करें, अवरक्त विकिरण की बात करें, लघु रेडियो तरंग हो, दीर्घ रेडियो तरंग हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, साउंड के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो, सभी का सभी क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा। ठीक है, तो जितने भी मैंने बातें लिखा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी के सभी क्या है? अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे सवाल पे। यहाँ पे क्या लिखा है कि हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? हवा में ध्वनि तरंगे, अभी मैंने बताया साउंड कैसा है आपका? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या? साउंड। एक समुद्री सर्वेक्षण, ठीक है, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर, ठीक है, समुद्र के तल पर, है ना, समुद्र के क्या तल पर, समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। ठीक है, कोई जहाज होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई जहाज होगा और ये क्या कर रहा है? ये इसको क्या कर रहा है? तरंग भेज रहा है ना, ये क्या करे यहाँ पे? इसको तरंग भेज रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको तरंग भेज रहा है, भेजता है, जो 2.5 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि, ये वर्ड देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि या अनुगुंजन प्राप्त होता है। मीन्स कि एक तो जाता है और टकरा कर ये वापस आ जाता है। ऐसे कंडीशन में जाता है, एक तो जाता है, दूसरा टकरा कर वापस आ जाता है। ऐसे कंडीशन में कहा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि समुद्री जो जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकेंड है, तो समुद्र की गहराई क्या होगी? तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी अगर ये जाए और टकरा के वापस आए ना, तो ध्यान रखिएगा इसका जो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका जो टाइम है ना, ये टाइम एक तो गया होगा और फिर आया होगा, दोनों मिला करें ना, तो टाइम को क्या कीजिए? हमेशा आधा कर लीजिए। पहले क्या कीजिए? टाइम को आधा कर लीजिए। यहाँ पे 25 सेकंड है ना, 2.5 सेकंड है ना, सॉरी 2.5 सेकंड है, इसको क्या कीजिए? 2.5 सेकंड को क्या कीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। ठीक है, जब 1.25 आ जाएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है? देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड 1200 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। टाइम, अब मैंने क्या किया? टाइम को आधा कर दिया। ऐसे कंडीशन में जब प्रतिध्वनि हो, एक जाए और दूसरा लौट के आए वाला कंडीशन में, ठीक है, तो
यहाँ पे क्या पूछा है आपका, दूरी पूछ दिया गया, गहराई अर्थात डिस्टेंस ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अब कुछ नहीं करना है, स्पीड 1200 है 1200 लिख लिया, गुने टाइम कितना है आपका 1.25। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। यदि आप इसको क्या कीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1500 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना हुआ अभी है 1500 मीटर आंसर, ठीक। चलिए आइए यहाँ पे कुछ बात करते हैं, जैसे कि पारदर्शी वस्तु की बात करते हैं ना। पारदर्शी वस्तु क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ट्रांसपेरेंट जो होता है वस्तु कैसी होती है, जो आर पार दिख जाए, ठीक है। जैसे कि शीशा होता है, शीशा से आर पार आप देख सकते हैं किसी चीज़ को, शीशा हो गया आर पार देख सकते हैं। एक होता है ऐसा वस्तु जिससे क्या होगा, ऐसा वस्तु जिससे कि आंशिक रूप से आर पार दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे, जैसे कि पारभासी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट कहते हैं और हिंदी में पारभासी कहते हैं। मीन्स कि आंशिक रूप से दिखे, जैसे कि तेल लगा हुआ, तेल लगा कागज, ये भी क्या आपका पारभासी है। अपारदर्शी वस्तु जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ओपैक, इंग्लिश में क्या कहते हैं ओपैक, जिसमें बिल्कुल दिखाई ना दे, मीन्स कि आर पार ना हो, ठीक है। लकड़ी से आर पार कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है ना, लकड़ी हो गया, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वस्तुएं हैं, ठीक, जिससे कि आर पार ना दिखे, ठीक है। चलिए अब आइए, यहाँ पे एक प्रदीप्त वस्तु भी कुछ होती है, जिस यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, जिसकी खुद की प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती जो खुद प्रकाशित करे, खुद से प्रकाशित करे, बल्ब हो गया। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करता हो, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। चलिए यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि कैसा है, छोटा है, तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा, ठीक है, दर्पण का प्रकार कैसा होगा। तो देखिए अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि क्या होगा, दर्पण का प्रकार कैसा होगा, अब मैं बात करूँ समतल दर्पण की, मैं बात कर लूँ, यहाँ पे वस्तु का आकार क्या होता है, ठीक है, वस्तु का आकार जो होता है बराबर होता है, ठीक है। वस्तु का बराबर क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया छोटा, छोटा कब होगा, समतल दर्पण में तो आपको बराबर होते हैं, अवतल दर्पण में छोटा होता है, बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है। अवतल दर्पण में छोटा तो होता है लेकिन बराबर बड़ा भी होता है, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा छोटा। तो देखिए जब भी सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा कि आपसे छोटा पहले ही बोल दिया, अगर यहाँ पे छोटा बराबर बड़ा बोलता, अगर आपसे छोटा भी बोलता कि छोटा होता, अगर इसको छोटा फिर बराबर फिर बड़ा, ये तीनों कंडीशन हो जाता ना, छोटा बराबर बड़ा, ऐसे कंडीशन में हो जाता अवतल। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, सिर्फ छोटा, तो छोटा में सिर्फ होता है उत्तल, लेकिन छोटा बराबर बड़ा हो तो अवतल हो जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सभी बातें बहुत अच्छे से आपको मेंशन कर दिया, जिससे कि आपको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे आभासी भी बनता है और काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, सॉरी, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। आभासी बनता है, एक तो सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और पार्श्व उल्टा, ठीक है। अगर मिरर में अगर एल ऐसा दिखेंगे तो एल ऐसा आपको दिखेगा, ठीक, इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। अब अवतल दर्पण में आइए, या यहाँ पे दोनों कंडीशन है, अवतल दर्पण भी और उत्तल लेंस में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब दोनों में काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है। दूसरा की बात, यहाँ पे सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, अवतल दर्पण में सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, उत्तल लेंस में भी सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा, छोटा बराबर और बड़ा भी बनेगा, दोनों में। आइए उत्तल दर्पण की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दोनों कंडीशन, उत्तल में भी अवतल में भी, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। एक नंबर का एग्जाम में आपको नंबर दिला जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसा होता है, समतल दर्पण में मैंने क्या बताया कि एक पार्श्व उल्टा, ध्यान रखिएगा इसमें, देखिएगा पार्श्व सीधा सीधा, पार्श्व सीधा, पार्श्व उल्टा, तो ये देख लीजिए, यहीं से एलिमिनेट कर लीजिए। पार्श्व सीधा तो बनता नहीं, सीधा तो ठीक है, सीधा भी नहीं, यहाँ तो सीधा बनता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक नहीं, काल्पनिक, यहाँ तो सीधा तो बनता है लेकिन क्या वास्तविक या काल्पनिक, यहाँ पे काल्पनिक या आभासी बनता है, तो इससे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पार्श्व सीधा बनता नहीं है, पार्श्व सीधा बनता नहीं है, पार्श्व उल्टा भी बनता है और काल्पनिक बनता है, डी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अम्लिक के आधार पर, ठीक है, क्या
यहाँ पे अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो देखिए अम्लिक, अगर मैं बात करूँ अम्ल मीन्स की एसिड, एसिड होगा तो क्या, एसिड होगा तो एसिड का क्या गुण है, एसिड का गुण है H प्लस देगा, ठीक है, H प्लस देगा। यहाँ पे OH लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है OH है, ठीक, यहाँ पे क्या है OH है, मीन्स कि इस तरह से रहेगा OH, एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक। जलीय या घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन नहीं करता है, एसिड करता है। एसिड क्या करेगा, यहाँ पे एसिड में क्या होता है, विद्युत का संचालन, ठीक है, होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं होता है, तो भी एलिमिनेट हो गया। विद्युत का इसमें संचालन होता है, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या, लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या, नहीं, एसिड क्या करेगा, एसिड ब्लू को लाल कर देता है, क्या करेगा, एसिड ब्लू को लाल करता है, ब्लू को लाल कर देता है, नीला नहीं कर देता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर होगा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ठीक है। निष्प्रभावीकरण को ही कहते हैं उदासीकरण, उदासीकरण कहते हैं, ठीक है। या क्या करेगा, निष्प्रभावीकरण या उदासी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन भी जिसको कहेंगे इसको कर देता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ठीक है। अम्ल क्या करेगा, निष्प्रभावीकरण दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पूछूँ, यहाँ पे एक और भी है कि निष्प्रभावीकरण में क्या होता है, जिसमें आगे भी क्वेश्चन मेंशन है, देखिएगा कि समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसका भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखें अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो यही होगा कि यह निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है, उदासीकरण को ये दिखाता है, ठीक है। तो निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया का ये प्रतिपादन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, समझिएगा। किस प्रकार लिखा जाता है, जब क्षार, ठीक है, बेस और अम्ल मिलकर क्या बनाए, लवण और जल बनाते हैं। जब एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि अम्ल होगा प्लस क्षार होगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जल और लवण, ठीक है। चलिए, जिसमें कि यहाँ पे मेंशन भी क्या है कि जब एसिड बेस मिलेगा तो जल मिलेगा, जल और क्या देगा, ये लवण देगा, सॉल्ट देगा, अम्ल प्लस क्षार, जल प्लस लवण, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी है कि जैसे HCl क्या है आपका, अम्ल है, HCl क्या है आपका, अम्ल है, क्षार क्या है, NaOH, OH जहाँ पे लिखा रहेगा वो क्या होगा, क्षार होगा, ठीक, और H जहाँ पे सिर्फ होगा वो अम्ल होगा, तो ये क्या देगा, H2O जल देगा और लवण NaCl सॉल्ट देगा, ठीक है। चलिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है, तो पट्टी का रंग कैसा होता है, पट्टी का रंग कैसा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये है क्या, दरअसल ये सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट की बात कहा गया है, अगर सॉल्ट होगा तो ध्यान रखिए, अगर सॉल्ट होगा या जिसको कहते हैं लवण, ये क्या है, एक प्रकार का लवण है, तो pH की पट्टी पर क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट, अगर कहीं सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ पे एक तरह का लवण है, आपका सॉल्ट है, तो pH पेपर की पट्टी पर क्या होगा, पट्टी का जो रंग है ना, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ठीक है। आपका कब परिवर्तन हो, लिटमस जो पत्र होता है वो कब रंग बदलता है, जब एसिड क्या होगा, एसिड में ही जाएगा तो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेस रहेगा, बेस में जाएगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा, लेकिन जहाँ सॉल्ट की बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लिटमस पत्र का रंग क्या होगा, जब एसिड में जाएगा तो ब्लू टू रेड दिखाएगा, ठीक है, ब्लू टू रेड हो जाएगा, और बेस में जाएगा तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, सॉल्ट में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको कहते हैं, और इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट 1 नंबर का आता है सवाल एग्जाम में। जब कॉपर सल्फेट को, क्या कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, ये एसिड है, और एसिड में मैंने बताया था क्या हो जाता है,
पीएच पेपर की पट्टी क्या होगा एसिड में, एसिड में मैंने बताया था कि क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, मीन्स नीला से लाल हो जाता है, तो नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। परिवर्तन किस में नहीं होता है, लवण में होता है ऐसा कंडीशन, ठीक है। हरा तो हो जाता है नहीं, पीला हो जाता नहीं, बस खत्म। तो आपको ये चीज़ पकड़ना था, कॉपर सल्फेट एक्चुअली है क्या, एसिड है, बेस है या क्षार है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ये 3 चीज़ तो पहले आपको दिमाग में पकड़ना था, तभी तो आंसर होता। चलिए, लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली जो भूरे रंग की गैस होती है ना, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। PVO प्लस N2O प्लस, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर इसको लेड नाइट्राइट है ना, PVNO3 को अगर गर्म किया जाता है तो क्या का बनेगा, PVO बनेगा, N2O बनेगा प्लस O2 बनेगा। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात हो रही थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड तो बनेगा, लेड ऑक्साइड ऑप्शन में था ही नहीं, ऑक्सीजन ऑप्शन था ही नहीं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, ठीक है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत जो होने से रोकने के लिए किया जाता है। आप लोग चिप्स खाते हैं ना, कुरकुरे का पैकेट लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। H2O क्या करता है, यहाँ इसके बारे में जानिए। H2O जो होता है, H2 जो होता है हाइड्रोजन इसको कहते हैं, सबसे अधिक ज्वलनशील होता है ये। क्लोरीन, क्लोरीन को क्या होता है, साफ करने में काम आता है, ब्लीचिंग के काम में आता है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सांस लेने में काम आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2 नाइट्रोजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु का जो ज्वाला होता है ना, पीला रंग प्रदान करता है, जिंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिंक क्या होगा, जिंक ज्वाला का रंग कैसा होगा, जलाने पर कोई भी धातु का जो ज्वाला रंग होगा, जिंक का पीला हो जाएगा, कैल्शियम का हल्का पीला हो जाएगा, इसका कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का पीला हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम का क्या हो जाता है यहाँ पे, हल्का, ठीक है, हल्का गुलाबी हो जाता है। बेरियम का क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और सोडियम का क्या हो जाता है, सोडियम का गुलाबी हो जाता है, ज्वाला की बात हो तो, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक और भी होगा, वेपर लाइट जलाने पर पीला रंग देता है ना, तो उसमें कौन सा धातु भरा होता है, उसमें क्या भरा होता है, सोडियम भरा होता है। एक और जहाँ पे सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, गुलाबी दे रहा है, कब, जब ज्वाला की बात हो तब। लेकिन वेपर लाइट में ये सोडियम क्या करेगा, पीला रंग देगा, सोडियम क्या देगा, पीला रंग देगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझ लीजिएगा। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है या बिजली गुजारी जाती है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। चलिए, अर्थात यहाँ पे समीकरण भी लिखा हुआ है कि NaCl2, ठीक है, NaCl2, ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे जल की बात हुई तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यही बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका ऊपर वाला आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन से फिर टूट कर कहाँ जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में जो होता है ना, गले में कौन, क्या चीज़ के छल्ले, किस तरह का यहाँ पे हड्डी पाई जाती है, ठीक है, किस तरह की हड्डी, जैसे कान हो गया, कान में कैसा होता है, कान में भी होता है उपास्थिति कार्टिलेज होता है। तो उसी तरह गले में भी कैसा होता है, कार्टिलेज होता है। क्योंकि कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट हड्डी होता है, क्या सॉफ्ट हड्डी, इसको कहते हैं सॉफ्ट हड्डी होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि। गले में क्या होगा, कार्टिलेज, कान में क्या होगा, कार्टिलेज, नाक में क्या होगा, कार्टिलेज, ठीक है। चलिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, ये क्या करेगा, वसा का पायसीकरण करेगा। पायसीकरण का मतलब होता है तोड़ना, वसा को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर होगा। गामा किरण, ठीक है, गामा किरण का नामकरण किसने किया, गामा किरण का नामकरण किया रदरफोर्ड ने। और गामा किरण के खोजकर्ता कौन है, पॉल
बिलार्ड, ठीक है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अत्यधिक होती है। तो गाइस यहाँ पे आज के इस क्लास